हेलो फ्रेंड्स, के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन उसमें आगे बढ़ते हुए आज फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं, तो उन पे जो है अपन यहाँ पे डिटेल से वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग जो है लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले, और साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। उसमें बहुत सारे सिलेक्टेड स्टेशन मास्टर है, और साथ ही जो है वर्किंग स्टेशन मास्टर भी जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसमें जो है हर टॉपिक पे डिटेल से चर्चा होती है। तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अपन आपके डाउट नंबर फर्स्ट की। तो ये कमेंट आ रखा था कि सर रेलवे के अंदर जो है नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग वालों को एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है क्या। तो देखो भाई, रेलवे जो है ऑल इंडिया में एक ही है। यहाँ पे आपके नॉर्थ ईस्ट में हो चाहे आप किसी भी जगह पे हो इंडिया के अंदर, आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसा आपको NWR मिल रहा है वैसा ही आपको दूसरे जोन में मिलेगा, दूसरे डिवीजन में मिलेगा। एक्स्ट्रा अलाउंसेज यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। और एक्स्ट्रा अलाउंसेज जैसे कि कंट्रोलर वगैरह को मिलता है, तो वो सब जगह ही मिलता है। आपके जो है बाकी स्टेशन मास्टर को जो स्ट्रेस अलाउंस वगैरह यहाँ पे कोई नहीं मिलता है। ड्यूटी यहाँ पे जो है स्टेशन मास्टर की कम ज़्यादा हो सकती है, जहाँ बहुत ज़्यादा बिजी, जैसे कि मेट्रो स्टेशन की बात करूँ मैं, जैसे कि दिल्ली हो गया और आपके जो मुंबई हो गया, ऐसे स्टेशनों पे स्टेशन मास्टर की जो ड्यूटी होती है 6 घंटे की होती है। और जो मेन लाइन के होते हैं या नॉर्मल जंक्शन होते हैं, इन पे 8 घंटे की होती है। उसके बाद में रोड साइड स्टेशन में जो है 12 घंटे की ड्यूटी होती है। ड्यूटी यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा अलाउंसेज किसी को नहीं मिलता है। और जहाँ मिलता है एक्स्ट्रा अलाउंसेज वो सबको ही मिलता है ओवरऑल इंडिया में, इंडियन रेलवेज के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में कौन सी जॉब बेस्ट है। तो देखो, दोनों ही जॉब है बहुत शानदार है, और आपकी लेवल 5 की सबसे बेस्ट जॉब है दोनों ही जॉब। अब इसमें जो है दोनों का अपना अपना कुछ फ़ायदा और थोड़ा सा नुकसान है, अगर अपन कंपेरिजन करें तो देखो, अगर आप घर के हिसाब से देखो और आपका घर जो है डिविजनल हेडक्वार्टर पे नहीं है और किसी जंक्शन स्टेशन के आसपास है, तो आप जो है डिविजनल हेडक्वार्टर पे रहना पड़ेगा। अगर आप JA ज्वाइन करते हो, तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट अगर आप ज्वाइन करते हो, तो इसकी जो पोस्टिंग होती है वो हमेशा हेडक्वार्टर पे होती है, या जो इनकी यूनिट इकाई होती है वहाँ पे होती है। तो ये जो है जनरली हेडक्वार्टर पे सबका घर नहीं होता है। तो वहाँ पे जो है ये JA कि अगर आप JA ज्वाइन करते हो तो आपको जो है डिविजनल हेडक्वार्टर पे ही रहना होगा। अगर आप अपने घर पे रहना चाहते हो और घर के आसपास कोई जंक्शन स्टेशन है, तो वहाँ पे जो है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और आप जो है यहाँ पे अपने घर भी रह सकते हो, घर से अप डाउन यहाँ पे कर सकते हो। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपको जो है डिवीजन हेडक्वार्टर पे ही रहना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं अपन लीव की, रेस्ट की। तो देखो, यहाँ पे अगर डिवीजन हेडक्वार्टर पे जिसकी पोस्टिंग होती है उसको यहाँ पे 5 डे वीक होता है, यानी कि आपको जो है 5 दिन ही ड्यूटी करनी होगी। और जबकि सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में से होता है, अगर इनकी जो है डिवीजनल हेडक्वार्टर पे पोस्टिंग अगर होती है, क्योंकि सीनियर कलर कम टाइपिस्ट जो होता है इसकी यहाँ पे डिवीजन हेडक्वार्टर पे भी पोस्टिंग हो सकती है, और जंक्शन स्टेशनों पे भी इसकी पोस्टिंग होती है। तो अगर ये भी अगर डिवीजन हेडक्वार्टर पे इसकी पोस्टिंग है, तो इसको भी 5 डे वीक वर्किंग होगी। और बाकी जैसे कि जंक्शन स्टेशनों पे इसकी पोस्टिंग है, तो वहाँ पे इसको 6 दिन काम करना होगा एक सप्ताह में। तो इस प्रकार अगर छुट्टियों की ज़्यादा बात करें रेस्ट की, तो यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में आपको हमेशा 2 छुट्टी मिलेगी, सप्ताह में आपको 5 ही दिन काम करना है। लेवल 5 में है, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों के प्रमोशन जो है लगभग साथ साथ से होंगे। तो आप जो है इस प्रकार आप देख सकते हो भाई, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट तो जो है आपको डिवीजन हेडक्वार्टर मिलेगा, और आप घर के आसपास किसी जंक्शन पे ड्यूटी लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे सीनियर कलर कम टाइपिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। बाकी दोनों ही जॉब शानदार है, दोनों का वर्क प्लेस बहुत अच्छी जगह रहता है। या तो ये दोनों पोस्टें हैं आपके डिवीजन हेडक्वार्टर पर रहती है, या फिर जो है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट जो है जंक्शन पर होती है, मतलब अच्छी जगह इनकी पोस्टिंग होती है। इसके बाद बात करते हैं RRB कोलकाता में लेवल 5 की कट ऑफ क्यों बढ़ गई। दोस्तों, जो जैसा कि कल रिजल्ट आया था, यहाँ पे पैनल आया था RRB कोलकाता का लेवल 5 का, तो यहाँ पे जो है कट ऑफ बढ़ी हुई थी। तो इसमें देखो, यहाँ पे आपके सभी बच्चों को नहीं लिया, यहाँ पे 1175 बंदों का जो है पहले जब कट ऑफ क्लियर की थी तो 1175 जनों की यहाँ पे कट ऑफ में नंबर आया था। जबकि अभी जो है यहाँ पे लगभग 430 बच्चों को यहाँ पे पैनल जारी किया है। तो सीधी सी स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे जो है 1/3 बच्चों को यहाँ पे पैनल जारी किया है, तो कट ऑफ तो बढ़नी ही थी। तो अब जो जैसे कि पैनल इसका जारी होगा, सेकंड पैनल होगा, तो इसमें सबके नंबर आ जाएंगे। तो अभी जो है 430 लोगों का यहाँ पे पैनल जारी हुआ है, इसलिए जो है कट ऑफ ऊपर ऊपर के जो है कैंडिडेट उनको उठा लिया है। बाकी जो कैंडिडेट है सभी का यहाँ पे नंबर आएगा। तो अब जैसे ही आपका नेक्स्ट पैनल आएगा तो उसमें आप सभी के लोगों का नाम आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ट्रेन मैनेजर ZRTI में इंस्ट्रक्टर के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है। तो देखो, यहाँ पे ZRTI के अंदर इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी निकलती रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो पोस्ट जो होती है परमानेंट नहीं होती। वहाँ पे आपको जो है कम से कम 3 साल की, या पहले जो है 8 साल की होती है, अभी बताते हैं कि आप जो है 5 साल की। यहाँ पे मैक्सिमम आप 8 साल तक कर सकते हो, या शायद मैक्सिमम 5 साल तक है। तो इनमें से जो है 3 से 5 साल तक आपकी जो है यहाँ पे ड्यूटी रहती है, अगर आप इंस्ट्रक्टर बन जाते हो तो। ये आपकी यहाँ पे लाइफ टाइम नहीं रहती है। और दूसरी बात जो दोस्तों, यहाँ पे इसकी वैकेंसी टाइम टाइम पे निकलती रहती है।
इसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि आप जो है एक तो 3 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब आप ट्रेन मैनेजर की बात कर रहे हो तो ट्रेन मैनेजर जो है 2800 में होता है, तो अगर 3 साल की सर्विस करता है और ये जो है यहाँ पे आपके 4200 में समकक्ष माना जाता है 2800 में होते हुए भी, और अगर ये 4200 में है तो 4600 के समकक्ष माना जाता है। तो इस प्रकार जो है ये 2800 में अगर 3 साल की सर्विस करता है तो ये एलिजिबल तो होता है आपके इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, लेकिन जो है इसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, पहले प्रेफरेंस दी जाती है 4600 वालों को। तो 4600 वालों को यहाँ पे अगर 3 साल की सर्विस उनकी कंप्लीट हो जाती है तो वो जो है इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 4200 वाले भी इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनमें होता क्या है, अगर ये लोग 46 वाले अगर सूटेबल नहीं पाए जाते हैं तो फिर जो है 42 वालों को लेते हैं, लेकिन इनको प्रेफरेंस जो दिया जाता है वो 46 वालों को दिया जाता है। अब जो है ट्रेन मैनेजर अगर 4200 में रहेगा तो उसको जो है 4600 के समकक्ष माना जाएगा, और वो जो है यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्टर का फॉर्म डाल सकता है। और फॉर्म तो जो है वो 2800 में अगर 3 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, और स्टेशन मास्टर के 4200 में 3 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, तो वो जो है इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है दोस्तों वो आपकी लेवल 7 की पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है, आपके 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो इस पर जो है अगर आप 4200 से इंस्ट्रक्टर के बनते हो तो आपको जो है 4200 के ही प्रॉफिट मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेज कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, टीचिंग अलाउंस यहाँ पे कुछ मिलता है, शायद 10,000 के करीब, वो एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्टर जो भी बनते हैं उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलते हैं टीचिंग अलाउंसेज जैसे कुछ बोल के, तो वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी आपको जो है 4200 में रहोगे, ऐसा नहीं कि आप जो है इंस्ट्रक्टर बन गए तो आपको जो है 4600 ग्रेड पे मिल गया। तो यही सारी कुछ प्रक्रिया पे रहती है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अपन फीमेल एसएम की नाइट ड्यूटी लगती है क्या। तो देखो आपके स्टेशन मास्टर में आपके जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब नेचर है, तो उसके अंदर जो है आपकी नाइट ड्यूटी है, शिफ्ट वाली ड्यूटी है। तो इसमें आपके मेल फीमेल का कोई रोल नहीं है, आपकी यहाँ पे नाइट ड्यूटी भी लग सकती है और डे ड्यूटी भी लग सकती है, यानी कि आपको जो है रोस्टर में ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है। बाकी होता क्या दोस्तों, जनरली यहाँ पे जैसे गर्ल्स होती है तो वहाँ पे जो भी एसएस वगैरह होते हैं तो एक आरजी जो होता है उसकी दिन दिन में ही ड्यूटी होती है सभी स्टेशनों पे। तो ये जो आरजी होता है दोस्तों, इसमें उनकी जो है गर्ल्स की ड्यूटी लगा दी जाती है जनरली, और इनके साथ इतना ओब्लाइज किया जाता है कि इनकी जो है नाइट ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, जहाँ तक कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं हो। अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तो फिर जो है इनकी नाइट ड्यूटी हमें यहाँ पे लगाई जाती है, और ये जो है नाइट ड्यूटी करने से मना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो है ये एक तरीके से इनको सुविधा दी जाती है स्टाफ की तरफ से। ये कोई रेलवे का कोई नियम नहीं है, ना इनका अधिकार है कि इनकी जो है डे में के अंदर ही ड्यूटी लगाई जाए। और बाकी ये है कि इनकी जो पोस्टिंग प्लेस होगी दोस्तों, इनकी जो पोस्टिंग होती है बहुत अच्छी जगह होती है, या जंक्शन स्टेशनों पे ही होती है, और रोड साइड स्टेशन में इनकी पोस्टिंग नहीं देते हैं जनरली। और बाकी इनका घर वगैरह नियर बाई है, और ये प्रेफरेंस लगा के अगर जाना चाहती है तो इनको पोस्टिंग वहाँ पे दी जा सकती है। बाकी इनसे जनरली यहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं करवाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट डाउट की कि किसी के 3 बच्चे हो तो उनको भी मेडिकल और पास सुविधा मिलेगी क्या। तो देखो यहाँ पे जो है रेलवे 3 बच्चे होने पर आपको आपके जो है बच्चों को कोई सुविधा यहाँ पे नहीं देगी, कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी, कोई पास सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ पे रेलवे जो देती है वो 2 बच्चों को ही यहाँ पे सारी कुछ सुविधा देती है। 2 बच्चों को यहाँ पे मेडिकल सुविधा मिलेगी, 2 बच्चों को आपके पास की सुविधा मिलेगी। अगर 3 बच्चे हैं तो तीसरे बच्चों को यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि तीसरे बच्चे को एक कंडीशन मिल सकता है, जैसे कि मान लो कि एक तो बच्चा है आपके सिंगल हो गया, और दूसरी बार में जो आपके डबल बच्चे यानी जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, इस प्रकार जो है आपके टोटल 3 बच्चे हो गए। इस केस में जो है इन तीनों को पास की सुविधा मिलेगी, और इन तीनों को जो है अलग अलग यहाँ पे एजुकेशन अलाउंसेज भी मिलेगा। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है जिनके 3-3 बच्चे हैं, जिनमें एक जो है जुड़वा हुए हैं, तो इस केस में उनको सभी को जो है अलग अलग एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, और सारा कुछ वहाँ पे पास पीटीओ वगैरह सुविधा मिल रही है, मेडिकल की सारी सुविधाएं मिल रही है, इसी केस में मिल सकती है। बाकी जनरली जो है अगर आपके 3 बच्चे हैं तो उनको वहाँ पे कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी, कोई पास सुविधा पे नहीं मिलेगी। बात करते हैं पैनल आने के बाद में आगे की क्या प्रोसेस है। तो देखो पैनल आने के बाद में जैसे कि आपको जो है यहाँ पे डिवीजन का अलॉटमेंट होगा, और डिवीजन आपको जो है ट्रेनिंग पे भेजेगा। इसमें कोई डिवीजन कम टाइम ले रहा है, कोई थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, डिपेंड करेगा कि आपके जो है जेडआईटी की कैपेसिटी क्या है, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है या भेजा जाना पॉसिबल है या नहीं है, इसलिए जो है ये टाइम यहाँ पे कम ज़्यादा लग सकता है। और पैनल आने के बाद में दोस्तों आपको जो है यहाँ पे कई लोगों को यहाँ पे 2-2 महीने भी हो गए हैं, जैसे दिल्ली वाले बोल रहे हैं, चंडीगढ़ वाले, और उनकी जो है ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट नहीं करवाई जा रही है। तो आज सभी को मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे सारी कुछ प्रोसेस चल रही है, और आप सभी को जो है जिनका भी पैनल में नाम आ गया उनको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक बार जिसका पैनल में नाम आ गया उसको पैनल से बाहर नहीं कर सकते, उसको जो है ज्वाइनिंग यहाँ पे पक्की देनी होगी, चाहे जो है थोड़ा लेट सेट यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन आपको जो है बाहर नहीं कर सकते अगर आपका पैनल में नाम आ गया तो। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से जोन में ओटी बनता है। तो देखो ये तो ओटी का ऐसा सीन है, ओटी वहीं बनता है जहाँ पे जो है स्टाफ की शॉर्टेज होती है। मैं जोन के हिसाब से ओटी नहीं बनता, ये डिवीजन के हिसाब से मान सकते हो, स्टेशन के हिसाब से मान सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँ एनडब्ल्यूआर में, तो जयपुर में तो सभी पोस्टें फुल होती है, तो जयपुर में कभी ओटी बनता ही नहीं है, बहुत रेयर केस में बनता है। दूसरी बात, जहाँ ओटी बनता है वो बनता है जोधपुर में।
क्योंकि जैसलमेर वाला जो सेक्शन है भीलड़ी समदड़ी वाला, वहाँ पे जो है कोई भी पोस्टिंग मिलती है किसी को भी तो वो प्रायोरिटी लगा के वहाँ से निकल लेता है और वहाँ पे जो है वो की वही पोस्ट जो वैकेंट हो जाती है। इस प्रकार जोधपुर के अंदर जो है जितना ओटी बनता है ना बीकानेर डिवीजन बनता है, ना आपके अजमेर डिवीजन बनता है और ना जो है आपके जयपुर डिवीजन बनता है। तो यह जो है डिपेंड करता है आपके डिवीजन पे, डिपेंड करता है उस सेक्शन पे, कौन सा सेक्शन है। वहाँ पे जो है ज़्यादा स्टेशन मास्टर ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं है, तो वहाँ पे जो वहाँ से निकल लेते हैं। इस प्रकार वहाँ पे पोस्टें खाली हो जाती है और फिर वहाँ पे ओवर टाइम बनने लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्टेशन पे और सेक्शन पे। इसके बाद में बात करते हैं रेलवे में प्रोबेशन पीरियड कितना होता है। दोस्तों रेलवे में कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है, और यहाँ पे जैसे कि कई स्टेट में जैसे कि राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, और अगर मैं बात करूँ गुजरात की तो गुजरात में जो है 5 साल का प्रोबेशन पीरियड है। जबकि रेलवे में ऐसा कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं है। रेलवे में आपको फर्स्ट डे से ही जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो तब से आपको जो है पूरा बेसिक मिलता है, बेसिक प्लस डीए, इन्हें आपको कंप्लीटली पूरी सैलरी मिलती है। और यहाँ पे जो है प्रोबेशन पीरियड के नाम पे जो है आपकी सैलरी से कोई भी अमाउंट जो है नहीं काटी जाती है, आपको कंप्लीट यहाँ पे पूरी सैलरी मिलने वाली है दोस्तों। जैसे कि स्टेट काफ़ी स्टेटों में होता है, ऐसा आपके रेलवे में नहीं होगा। यहाँ पे कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है। हाँ ये है कि आप जो है यहाँ पे बॉन्ड जरूर होता है 5 साल का। अगर 5 साल के अंदर आप जो है सर्विस से 5 साल के अंदर अंदर अगर आप जॉब छोड़ते हो और लोअर ग्रेड की जॉब पे जा रहे हो या सेम ग्रेड की जॉब पे जा रहे हो, तो आपको जो है बॉन्ड बनना होगा। और बॉन्ड की जो अमाउंट होती है दोस्तों वो होती है आपका ट्रेनिंग का खर्चा। और अगर ट्रेनिंग का खर्चा जैसे कि आप जो है जॉब 2 साल बाद छोड़ रहे हो, तो ट्रेनिंग का जो खर्चा हुआ उस पर आपका 24% जो है ब्याज लगा के आपसे जो है रेल वसूल करेगी, अगर आप लोअर ग्रेड में या सेम ग्रेड में जा रहे हो। हाँ अगर आप जो है अपर ग्रेड में जाते हो तो आपको वहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं भरना है, आप जो यहाँ पे रिजाइन दे के जा सकते हो, या टेक्निकल रिजाइन भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।